अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 FAR 2 लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात शुरू की थी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स पे, ऐसे इंटेंजिबल्स जो हम खुद जनरेट करते हैं। उसमें मैंने आपको समझाया था कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स पे दो फेजेस के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। एक फेज़ रिसर्च फेज़ कहलाता है, उसके अंदर इनकर होने वाले सारे खर्चों को हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं। फिर डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक ख़ास टाइम तक, जिसको हम अच्छी और बुरी डेवलपमेंट में बैफिकेट कर रहे थे ना, स्टैंडर्ड ने उसको ऐसा नहीं कहा। स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि 6 क्राइटेरिया, आज पढ़ाता हूँ आपको, वो 6 क्राइटेरिया जिस दिन मीट हो जाएं उस दिन से ऑनवर्ड्स डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करना है, और उससे पहले पहले जो है वो डेवलपमेंट को भी एक्सपेंस आउट कर देना है। ठीक है, अच्छा। अब ये थोड़ी सी बात जो है ना, आपने घर पे पढ़नी है, एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ इसको। ठीक है, पैराज आपके सामने मौजूद है, यानी जब आप स्टैंडर्ड ओपन करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड्स के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलनी है, इसलिए जस्ट इनको एक बार रीड कर लेना है फॉर अंडरस्टैंडिंग। अकाउंटिंग तो इनकी वैसे हम सीखते जा रहे हैं, यानी हमारी तरतीब अभी भी इंशाल्लाह वही रहेगी। पहले हम प्रैक्टिकल कर लिया करेंगे, फिर थ्योरी जाके देख लिया करेंगे, अच्छा हाँ ये पढ़ा, हाँ ये तो कर रहे थे, ठीक है ना, तो फिर उसमें ज़रा बंदा कंफर्टेबल रहता है। ज़्यादा थ्योरी याद करने वाली ज़रूरत तो यहाँ पर है नहीं, ओपन बुक पेपर है ये भी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअली किसी चीज़ में मसला नहीं होना चाहिए, और एप्लीकेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। तो रिसर्च फेज़ क्या, डेवलपमेंट फेज़ क्या, डेफिनेशन वगैरह हमने कोई नहीं पढ़ी थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सारा हमने कर लिया। स्टैंडर्ड की ज़बान जाके देखते हैं वो क्या कहता है। पेज नंबर 7 पे डेफिनेशन रिसर्च की लिखी हुई है। रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल का नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जी सिंपल सी बात है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल इसको बिल्कुल ही सादा कर दिया था। मैंने क्या कहा था जी, प्लान इन्वेस्टिगेशन है, दैट्स इट। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स का अब पढ़ रहे हैं, करना हमने वैसे बताया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, रिसर्च फेज के अंदर होने वाले खर्चों को पढ़ के देखें क्या कहता है। नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च और फ्रॉम रिसर्च फेज शैल बी रिकग्नाइज्ड। कोई इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं करना, जो हमने भी नहीं किया था, हमने तो एक्सपेंस आउट किया था। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, ब्रैकेट को छोड़ो, शैल बी रिकग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। यही तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था कल। ठीक है, मुश्किल नहीं। अब एग्जाम्पल्स जो हैं इनको जस्ट एक नज़र देख लें। ये एग्जाम्पल्स आपकी मौजूद हैं स्टैंडर्ड के अंदर भी, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कोई MCQ के अंदर वो 3-4 चीज़ें दे दे, बता दो इसमें रिसर्च कौन सा है, ठीक है, डेवलपमेंट कौन सा, ऐसा कर सकता है, तो ऐसी सूरत में आप स्टैंडर्ड ओपन करेंगे, आपके सामने ये चीज़ें पड़ी होंगी। ठीक है, वैसे मोटी मोटी एक्टिविटीज़ वो रिसर्च के अंदर क्या कहता है जी, एक्टिविटीज़ एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, सर्च फॉर इवेल्यूएशन एंड फाइनल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। कहता है जी पहले हम जो है वो, हमारा असल में मकसद क्या होता है, हम नॉलेज ऑब्टेन करें। ठीक है, फिर जो रिसर्च हम करते हैं उसकी फाइंडिंग्स, पहले तो रिसर्च के लिए सर्च कर रहे होते हैं चीज़ें, ठीक है, फिर इवेल्यूएट करते हैं, फिर सिलेक्शन कर रहे होते हैं उन रिसर्च फाइंडिंग्स की, ठीक है, और बाकी नॉलेज की। ओके, फिर सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स फॉर मटीरियल डिवाइसेस प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस। देखें, आपके सामने कोई भी चीज़ आती है, आपने जी फलां ये काम करना है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी हमें इसके लिए एक, हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें जो है वो एक फलां चीज़, एक सर्वर चाहिए। ठीक है, अब वो सर्वर आपने जो है वो प्रोक्योर करना है मार्केट से, तो वो सर्वर प्रोक्योर करने के लिए आप अल्टरनेटिव्स की तरफ देखोगे। आप कहोगे कि जी एक इंटेल का है, एक एसूस का है, एक जो है वो HP का है, तो इनकी ये कीमतों में फ़र्क है, इनके अंदर ये जो है वो स्पेसिफिकेशंस में फ़र्क है, और फिर आप अल्टरनेटिव्स को डिटरमिन करते हुए कोई एक डिसीजन ले रहे होगे। ठीक है, कि ये अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, बेटर ये है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोई दवाई बना रहे हो तो उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, तो हो सकता है आपकी एक वैक्सीन या एक दवाई बनाने के अंदर 3-4 किस्म के अल्टरनेटिव यूज़ हो रहे हों, तो आप उनको, वो यही बात कर रहा है कि एवेल्यूएट करोगे आप। पहले तो आप सर्च करोगे अल्टरनेटिव्स को, किस चीज़ का अल्टरनेटिव, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसका अल्टरनेटिव, जो हार्डवेयर डिवाइसेस वगैरह यूज़ होनी है मिसाल के तौर पे उसका, प्रोडक्ट्स का, प्रोसेसेस का। मकसद कहने का यह है कि सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स। सिर्फ इतनी सी बात हम हाईलाइट करें। ठीक है, हमने क्या किया, एम्ड एट ऑब्टेनिंग नॉलेज, ये रिसर्च, ये ऐसे ही एक एग्जांपल उन्होंने कही। फिर एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, फिर सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स,
फिर फॉर्मुलेशन, डिज़ाइन एंड इवेल्यूएशन ऑफ फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव। ठीक है, पहले अल्टरनेटिव्स, पहले क्या किया, का नॉलेज लेना चाह रहे हैं जी। फिर अगला काम एप्लीकेशन किया रिसर्च फाइंडिंग्स के ऊपर, फिर अल्टरनेटिव्स को डिटरमिन किया, फिर फॉर्मुलेशन और डिज़ाइन किया उन पॉसिबल अल्टरनेटिव्स से। ठीक है जी। अब ये जो नीचे वाला पैरा है ना, इसको मैंने काट दिया, एक बार पढ़ लेना फिर बेशक काट देना। ये स्टैंडर्ड का पैरा है, ठीक है, लेकिन आई कैप ने ना इस दफ़ा अपनी किताब के अंदर डाल दिया है, तो इसको पढ़ने के बाद मैं तो इस नतीजे पहुँचा हूँ कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद तो फिर देख लें वैसे क्या क्या कहता है। इन रिसर्च फेज ऑफ एन इंटरनल प्रोजेक्ट एन एंटिटी कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट एन इंटेंजिबल एग्जिस्ट दैट विल जनरेट प्रोबेबल, देयरफॉर दिस एक्सपेंडिचर रिकग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड, नो इंटेंजिबल एसेट राइजिंग फॉर। वही वाली बात जो हमें पता है वो दोबारा लिखी हुई है, तो खामखा में ज़्यादा चीज़ देख इसको आप स्टैंडर्ड पे भी हाईलाइट मत कीजिएगा। ये सारी बात का मकसद उसका यही है कि इस अरसे में होने वाले खर्चे को एक्सपेंस आउट करना है, वो तो हम वैसे ही कर रहे हैं, तो इस पैरा को रहने देंगे। ठीक है, फिर डेवलपमेंट फेज है। डेफिनेशन, डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिज़ाइन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने क्या कहा था जी, वो प्लान इन्वेस्टिगेशन थी और डेवलपमेंट एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स थी। मतलब जो रिसर्च में आया अब उसको अप्लाई करने की तरफ जा रहे हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं हम डेवलपमेंट फेज़ के अंदर, हम टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ बनाते हैं। ठीक है जी। फिर इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट इंटेंजिबल एंड यूज टू सेल इट, क्या कर रहे हैं हम, डेमोन्स्ट्रेट एंटिटी, जब डेवलपमेंट की एग्जांपल्स पहले पढ़ लें, बाद में 6 क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। डिज़ाइन, डेवलपमेंट की एग्जांपल्स क्या हैं जी, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स। ठीक है, हम क्या करते हैं जी, पहले डिज़ाइन बनाते हैं, बनाकर उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स बनाते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने डिज़ाइन की है, नई कोई फार्मूला है, कोई डिज़ाइन है, जो भी चीज़ है, अब देखें ना, आप भाई साहब ने ग्लासेस का एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये ग्लासेस किसी डाई में डलकर ही बनी होंगी ना। ठीक है, वो फ्रेम बना होगा, तो जिसने डिज़ाइन डेवलप किया होगा उसने फिर उसकी डाई बनाई होगी जिसके अंदर ये फ्रेम ने मैस के ऊपर प्रोड्यूस होना है। ठीक है, तो ये सारे काम हम डेवलपमेंट फेज़ में कर रहे थे। रिसर्च फाइंडिंग्स के बाद फिर हम डेवलपमेंट फेज़ के अंदर ये सारे काम कर रहे होते हैं। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। पायलट प्लांट कहते हैं एक छोटा से लेवल के ऊपर प्लांट लगा के उसको टेस्ट कर लेना कि हम ये जो काम करने जा रहे हैं, अगर हम इसको मैस प्रोडक्शन की तरफ लेकर जाएं तो वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाने से पहले एक छोटा सा, एक मिनी सा प्रोजेक्ट लगा के उसके ऊपर हम प्रोडक्ट बना के उसको टेस्ट करते हैं। इसको पायलट प्रोजेक्ट या पायलट प्लांट कह लेते हैं। ठीक है जी। फिर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चोजन अल्टरनेटिव्स फॉर न्यू और इम्प्रूव मटेरियल वगैरह। फिर जो हमने अल्टरनेटिव्स चूज़ किए थे उनको फिर हम डिज़ाइन करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनमें से भी कोई बेटर चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। ये सारे काम हम डेवलपमेंट फेज़ के अंदर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही आपने एक बार इसको घर पे पढ़ लेना है, स्टैंडर्ड में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ तक को मसला। अब मैंने आपको कहा था 2 फेजेज़ हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च फेज़ का सारा कुछ एक्सपेंस, डेवलपमेंट फेज़ में आगे 2 हिस्से थे। एक हिस्सा था अच्छी डेवलपमेंट, दूसरा बुरी। बुरी डेवलपमेंट भी एक्सपेंस आउट और अच्छी डेवलपमेंट कैपिटलाइज। अब स्टैंडर्ड ने अच्छा बुरा नहीं कहा था, स्टैंडर्ड ने कहा था जिस दिन 6 क्राइटेरिया जो अभी पढ़ने लगे हैं मीट हो जाएं, उस दिन से ऑनवर्ड्स आपका इंटेंजिबल बनना शुरू हो गया। 6 में से कोई एक भी अगर नहीं होगी तो आपकी डेवलपमेंट अच्छी वाली क्लासिफाई नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब वो कौन से हैं, ये पैरा 57 के अंदर लिखे हुए हैं 6 क्राइटेरिया। ठीक है, पढ़ के देखते हैं ज़रा। सबसे पहले सबसे पढ़ते हैं वो क्या रहा है स्टैंडर्ड। पैरा 57 में कहता है एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इफ, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ जरूरी है, एंड ओनली ये जरूरी है। ठीक है, कब डेवलपमेंट फेज में आके आप इंटेंजिबल को कैपिटलाइज करना शुरू करोगे, उन्होंने कहा इफ एंड ओनली इफ एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है, और वो ऑल जो हैं, वो ऑल की जरा गिनती करो तो कितने हैं, तो इसी को हम कह रहे थे 6 क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एन इंटेंजिबल। ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि मिसाल के तौर पे
जिस वक्त देखो ना साइंसदान बैठे थे, उनको काम लगा दिया, क्या कहा था, या करेला कोला बनाने का फार्मूला बना लो, ठीक है। हो सकता है ना वो मालिकों की मर्जी है, वो कहें वेले बैठे थे साइंसदान, हमने कहा ऐसे ही वेले बैठे हैं, वेले निकम्मे किसी काम लगाएं, ठीक है। जरूरी तो नहीं है शायद बनाना भी हो। तो ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं। अब असल में ना ये IS 38 कौन पढ़ता है, ओनर पढ़ता है या इंजीनियर पढ़ता है? अकाउंटेंट पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंट ने इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। तो ये कुछ सवाल जो हैं ये अकाउंटेंट अब जाके मुख्तलिफ लोगों से पूछेगा। जैसे सबसे पहले अकाउंटेंट जाएगा साइंसदानों के पास और जाके कहेगा ओए बन भी जाएगा कि नहीं, पढ़ो पहली चीज क्या है, नहीं पहली चीज क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज और सेल। तो साइंसदानों से जाके पूछा अकाउंटेंट ने, बन जाएगा? उन्होंने कहा हाँ ऐसे कई फार्मूले हमने बनाए, कद्दू कोला के बनाए, टिंडा कोला के बनाए, करेला कोला क्या किस खेत की मूली है, ठीक है, सॉरी किस खेत का करेला है, तो बन जाएगा टेक्निकल फिजिबिलिटी ओके है, ठीक है। अब उसके बाद अकाउंटेंट को कहाँ चैन आना है, अकाउंटेंट ने तो ये 6 क्राइटेरिया पूरे यस करवाने हैं तो इंटेंजिबल रिकॉर्डिंग का मसला उसी बेचारे अकाउंटेंट को है, मालिक को क्या, साइंसदानों को क्या, वो तो काम में लगे हुए हैं। IS 38 तो अकाउंटेंट पढ़ रहा है, बैलेंस शीट तो अकाउंटेंट ने बनानी है, इंटेंजिबल तो बैलेंस शीट में अकाउंटेंट की बैलेंस शीट में आना है, ठीक है ना। तो फिर अगली चीज, मालिक के पास गया अकाउंटेंट, दरवाजा खटकाया, जी वो सेठ साहब ये करेला कोला कोई बना रहे हैं, तो है इरादा इसको कंप्लीट करने का या बस वेलों को काम लगाया हुआ है? अगला सवाल, इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, इंटेंजिबल टू कंप्लीट द इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट। इंटेंशन जाके पूछी मालिकों से कि जी आपने बनाना है या नहीं बनाना, उन्होंने कहा क्यों नहीं बनाना, तुम्हें क्या लगता है, नहीं हम कोई भी काम ऐसे ही करेंगे, भाई हम मार्केट में आ रहे हैं करेला कोला लेकर, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। अब अकाउंटेंट गया आगे मार्केटिंग वालों के पास, सेल मार्केटिंग वालों के पास, उनसे जाके पूछ रहा है, वो तो बना रहे हैं, मालिक भी कह रहे हैं बनाना है, बन गया तो करेला कोला कोई बिकेगी भी सही कि नहीं, सवाल पूछ रहा है बेचारा जा क्योंकि उस बेचारे ने रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि जब तक इन 6 में से किसी एक का भी आंसर नो आता रहेगा वो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करेगा, और जिस दिन इन 6 का आंसर यस हो गया उस दिन से ऑनवर्ड उसे इंटेंजिबल डेबिट, तो टेंशन तो बेचारे अकाउंटेंट को है, ठीक है। तो आगे अगला सवाल से जाके पूछा एबिलिटी टू यूज और सेल, यूज और सेल, देखो इंटेंजिबल बनाकर वही इंटेंजिबल भी बेचा जा सकता है और इंटेंजिबल बना के उसको यूज करके उससे आउटपुट भी बनाई जा सकती है, तो इसलिए यूज और सेल लिखा हुआ है, इससे परेशान ना हो, ठीक है ना। तो अगला सवाल मार्केटिंग वालों से जाके पूछा कि बेच लोगे, मैंने कहा हमने वो फेसबुक के ऊपर वो पता नहीं क्या और वो कंपेन कराई थी और वो पता नहीं क्या है कि वो बंदे बेच के मार्केटिंग एनालिसिस होता है ना वो करवाया था कि जी अगर यहाँ करेला कोला लॉन्च हो तो आप लेंगे, तो CA के स्टूडेंट ने कहा कि हम तो ज़रूर ही लेंगे, ठीक है, कड़वाहट ना हो ज़िंदगी में तो मज़ा ही कोई नहीं है, ठीक है जी, मीठी कोला क्या फ़ायदा, कड़वी कोला ही पीनी है हमने, तो बिकेगा यहाँ पे ज़रूर बिकेगा करेला कोला हमारा। अच्छा जी, फिर अंदाज़ा लगाएगा अब ये खुद बैठ के कि कैसे इंटेंजिबल विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, ये भी एक सवाल है। फिर जाएगा दोबारा से उन्हीं के पास, साइंसदानों के पास जाएगा, जाके पूछेगा आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल रिसोर्सेज है, मालिक के पास जाएगा, भाईजान करेला कोला का फार्मूला बन जाए तो प्लांट लगाना पड़ेगा, उस पर करेला कोला बनानी पड़ेगी, नई किस्म की बोतलें होंगी, इतना खर्चा होगा, इतने करोड़ों रुपए लगेंगे, पैसे भी हैं कि सिर्फ इंटेंजिबल ही बनाना है। उसने कहा सब कुछ है, टेंशन ना लो, तुमने ईजी लिया हुआ है हमें, ठीक है। तो एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड यूज एंड सेल द इंटेंजिबल है जी, आपके पास एडिक्वेट टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो जिनके पास गया उन्होंने कहा बिल्कुल हैं जी, हम सब कुछ करने के बिल्कुल अहलियत रखते हैं। और फिर ये 5 लोगों के पास से होके अपने दफ्तर में आके बैठ गया, क्योंकि छठा सवाल उसने अब किसी से नहीं पूछना, छठा सवाल उसके अपने हाथ में है। और छठा सवाल क्या है, इट्स एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू इंटेंजिबल एसेट। अब और भाई बिल तो इसी के पास ही आने हैं ना, कोई साइंसदानों को तनख्वाहें गई
तो बिल इसके पास होगा, सैलरी शीट होगी, ठीक है। कोई मटेरियल मंगवाया, इसके पास बिल मौजूद हैं, कोई और ओवरहेड्स आए इसके पास। तो ये वाले सवाल के लिए इसको किसी के पास नहीं जाना, आएगा अपनी फाइल्स को खोलेगा और उसमें से सपोर्टिंग एविडेंसेस देख लेगा कि आपके पास रिलायबली मैयर करने की, इस इंटेंजिबल के एक्सपेंडिचर को रिलायबली मैयर करने की एबिलिटी है। तो रिलायबली मैयर तो वो खुद ही करेगा ना, वो देखेगा कौन कौन सी चीज़ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ मौजूद है, ठीक है। तो ये 6 सवाल इसने जब करने हैं, ये 6 के 6 का आंसर जब येस आएगा तो उस दिन से ऑनवर्ड्स कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया इंटेंजिबल का मीट हो जाएगा, इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। बात समझ आई? पहला सवाल किससे करेगा? जाके साइंसदानों से। बना लोगे? फिजिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। फिर मालकों से है इरादा, फिर मार्केटिंग वालों से बेच लोगे, फिर मुझे भी याद नहीं है, मैं भी स्टैंडर्ड देख रहा हूँ। फिर कैसे, ये खुद अब सोच रहा है बैठा, क्या कैसे फ्यूचर बेनिफिट, हाँ अच्छा ऐसे बनेगी, बोतलें बिकेगा। अच्छा लग रहा है कि जब ये फार्मूला बन जाएगा तो फ्यूचर में इससे बोतलें बनेंगी और बिकेंगी, नज़र आ रहा है कुछ। फिर टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज एडिक्वेट अवेलेबल हैं, ये पूछ के फिर अपने दफ्तर में आके बैठेगा, क्या मैं इसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर कर लूँगा? अगर इन 6 का जवाब यस होगा तो इसको कहेंगे 6 क्राइटेरिया हैज़ बीन मेट एंड दिस डेट ऑनवर्ड्स एवरी कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल, ठीक है। अब पर्चे में ये 6 क्राइटेरिया लिखवाएगा आपसे, पागल थोड़ा ही है। आप पैरा 57 ओपन करके उधर से छापा लगा देंगे तो लिखवाएगा नहीं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि ये 6 में से कोई एक एक जुमला, एक टेस्ट, एक जो है वो क्राइटेरिया इस्तेमाल करके आपको निशानदेही कर रहा हो कि इस दिन डेवलपमेंट अच्छी वाली शुरू हो रही है। लेकिन नॉर्मली आईकैप क्या करता है, या तो यूँ लिख देता है ऑन फलां डेट 6 क्राइटेरिया हैज़ बीन मेट, या उस दिन, या वो यूँ लिख देता है ऑन फलां डेट द इंटेंजिबल, कल मैंने बात की थी, द इंटेंजिबल हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या कमर्शियल प्रोडक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड। तो इतनी कोई ही बातें आईकैप ने आज तक की हैं, इनमें से कोई लाइन इस्तेमाल की नहीं है, या शायद किसी एक आधे सवाल में की भी है, तो 6 नहीं इस्तेमाल किए, कोई एक इस्तेमाल किया। तो पर्चे के लिए याद रखना, इन 6 में से कोई एक बात भी लिख दे वो कि ऑन यकम सितंबर 2015 द इंटेंशन टू कंप्लीट इंटेंजिबल हैज़ बीन डिटरमिन्ड, तो 6 में से कोई एक भी अगर वो इस तरह से लिख देना तो आप यही समझना कि वैसे ऐसे किया नहीं उसने, लेकिन अगर कर दे तब भी आपने यही करना है कि उस एक के लिखे हुए को भी आपने समझ लेना है कि जी इस दिन 6 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, आपने उससे ऑनवर्ड्स कैपिटलाइजेशन कर देनी है, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, नॉर्मली जैसा करता है वो मैंने आपको बता दिया। या तो यूँ लिखता है 6 क्राइटेरिया हैव बीन मेट, या यूँ लिखता है कि इंटेंजिबल हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये एक दो निशानियाँ इस तरह से हैं, बाकी सवालों के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या क्या पूछ सकता है। अगर इनमें से कोई बात लिख भी देता है तो स्टैंडर्ड आपके पास मौजूद होंगे, पैरा 57 आप ओपन करेंगे, उसमें आपके सामने 6 क्राइटेरिया लिखे हुए होंगे, भूल भी गए हैं तो वो सामने देखोगे तो आप वहाँ से देख के पता लगा लोगे कि इनमें से कोई एक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक को मसला नहीं। चले, इसके नीचे भी एक पैरा है, ये भी उसी तरह का पैरा है जैसे मैंने ऊपर कहा था, ये भी आईकैप ने नया डाला था, तो इसको भी काट दें, मुझे इसमें भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई। अच्छा जी, उसके बाद आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ पेज नंबर 22। व्हाट इज एसेट, व्हाट इज इंटेंजिबल, ये हम पढ़ चुके, बोलें? बाकी इस सफ़े को बाद में पढ़ते हैं, अगले सफ़े पे आए। इस सफ़े को बाद में पढ़ते हैं, पहले इस सफ़े को अपने पास ऐसे बना लेते हैं। इंटेंजिबल जो है ना जी, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल बना बनाया भी ख़रीदा जा सकता है या सिर्फ इंटरनली जनरेट किया जाता है? बना बनाया ख़रीदा जा सकता है, बल्कि हम तो नॉर्मली ख़रीदते ही बने बनाए हैं, सॉफ्टवेयर ख़रीद रहे होते हैं बने बनाए, ठीक है। तो इंटेंजिबल परचेज्ड अगर हो तो चुप करके कैपिटलाइज कर दो, बहुत आसान, इसलिए कल इसकी बात ही नहीं हुई। और कैपिटलाइज करते हुए
रूल्स जो हैं मिलते जुलते लगेंगे IAS 16 के फिक्स एसेट को ख़रीदते हुए जो लगते थे। क्या मतलब, इसकी कॉस्ट होगी, अभी पढ़ाता हूँ, अभी टेबल पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे जाते हैं। फिलहाल वैसे ही ज़रा शॉर्ट बात कर लें, ठीक है ना, कि आपने डायरेक्टली परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना होता था। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, इंटेंजिबल की परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड करोगे, जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट पे उस इंटेंजिबल को क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनली जनरेटेड। अच्छा, अब एक थोड़ी सी बात ज़रा पहले कर लूँ। इंटेंजिबल्स कितनी को किस्म के होंगे दुनिया में? शायद लिस्ट बनाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे 500 इंटेंजिबल्स हैं दुनिया में, शायद इससे भी ज़्यादा होंगे। इंटेंजिबल्स तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड ने 500 इंटेंजिबल्स की लिस्ट शायद बनाई होगी, ठीक है। उसमें से उन्होंने निकाल कर अलग किए 5, और उन 5 के बारे में उन्होंने कहा कि ये इंटरनली जनरेटेड हो तो इनको कभी भी इंटेंजिबल मत कहना। और बाकी सारे जो मिसाल के तौर पे, मिसाल ले रहा हूँ, 495 थे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि उन पर वो उसूल लगाना जो कल उस्ताद ने क्लास में पढ़ाए थे, कि रिसर्च फेज में एक्सपेंस, डेवलपमेंट पूरी एक्सपेंस, और फिर बाकी कैपिटलाइज। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप 495 याद करना पसंद करेंगे या 5? सादा सी बात है, ठीक है। तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स जो हैं, उनमें से इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स में से 5 ऐसे हैं जिनको स्टैंडर्ड कहता है इनको इंटेंजिबल कहो ही मत, ठीक है, नॉट एन इंटेंजिबल। इंटरनली जनरेटेड तो हैं, लेकिन वजह क्या अभी बताता हूँ। इंटरनली जनरेटेड तो हैं, लेकिन इंटेंजिबल एसेट इनको नहीं कहना, नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। और इनकी लिस्ट जो है वो स्टैंडर्ड में मौजूद है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। स्टैंडर्ड ने कहा इंटरनली जनरेटेड गुडविल अगर है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, फिर इंटरनली जनरेटेड, ये बार बार ही लिखे जाना, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट हो। गुडविल का तो पता है ना नाम। कस्टमर लिस्ट जैसे मिसाल के तौर पे आपके, हाँ क्या मिसाल दी, बता दो मुझे आसानी हो जाएगी। मिसाल कोई बोला था ना यहाँ से, यार मैंने कहा मैं बिज़नेस की मिसाल लेने लगा था, मुझे लगा शायद किसी ने बोल दिया। अच्छा, मिसाल के तौर पे सुपीरियर कॉलेज वाले हैं, ठीक है, ये मैट्रिक करवाते हैं बच्चों, मैट्रिक करवाते हैं, FSC करवाते हैं, और BA वगैरह भी, BS BCom वगैरह भी कराते, चलो ऐसे कर ले। सुपीरियर कॉलेज वाले जो हैं ये बच्चों को FSC भी करवाते हैं, BSc BCom भी करवाते हैं, MSc MCom भी करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इनके पास FSC वाले बच्चे जब आते हैं, एनरोल होते हैं, तो इनके पास एक लिस्ट बन जाती है उनकी। अब जब ये बैचलर्स के लिए अपने एडमिशन्स को ओपन करने लगे तो इनके पास बिल्कुल रेलेवेंट रेडी एक ऑडियंस मौजूद होगी या नहीं होगी, ठीक है, उसको कहा जाता है कस्टमर लिस्ट। वो बड़ी आसानी से एक मैसेज चलाएंगे और सबको बता लेंगे, जो बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेटेड ऑडियंस है, जिन्होंने अभी अभी FSC से पासिंग जो है वो की है, वो अपने जो बच्चों को BCom बैचलर्स के लिए जो बुला लेंगे, ठीक है। AFC में बच्चे आए, कैफ का मैसेज चलाना हो, बेहतरीन कस्टमर लिस्ट मौजूद है, वो 1 मिनट में एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस को मैसेज चला जाएगा। कॉलेज वाले CA फाइनल शुरू करें, कैफ के बच्चों की जो लिस्ट मौजूद है, ये कस्टमर लिस्ट इनके पास, ये एक फ़ायदे की चीज़ है कि नहीं है? फ़ायदे की चीज़ है ना, ठीक है। तो इसको इंटेंजिबल क्यों नहीं कहना, इसकी वजह अभी बताता हूँ, लेकिन कस्टमर लिस्ट बहरहाल एक फ़ायदे की चीज़ है, ये तो मानते हो ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद होता है जी पब्लिशिंग टाइटल्स।
हमारे ज़माने में ये पीबीपी, बीपीपी, कैपलान, अब आईकैप अपनी किताबें खुद भेज देता है। तो पब्लिशिंग टाइटल वो जो किताब के एंड के ऊपर इल्मी बुक हाउस, ठीक है जी, इस तरह के वो उससे पहले जो आप किताबें पढ़ते थे लिखा होता था, ठीक है ना। तो क्या गौरी क्या, अच्छा जी, तो ये क्या है, पब्लिशिंग टाइटल्स भी क्या हैं, ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल ही होते हैं, क्योंकि आप नाम के ऊपर काफ़ी रिलाय कर रहे होते हैं। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है जी, ये जी इल्मी वालों की किताब है, इल्मी वालों की किताब है, ये जी कैपलान की किताब है, ठीक है ना। तो सुन लो प्लीज़। इसके बाद एक चीज़ होती है जी मस्ट हेड्स। ये ना चीज़ें लिखी हुई हैं, इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी किताब के अंदर लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। वैसे इसको ये कहते हैं कि जो जैसे नवाए वक्त का अखबार है तो उसके ऊपर जो नवाए वक्त लिखा होता है ये मस्ट हेड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें जी सामने लिखी हुई होगी जी, ब्रांड, ठीक है, जे डॉट बड़ा पसंद है तुम्हें, जे डॉट, ठीक है जी, ये अच्छा जी। अब ये सब के सब इंटेंजिबल एसेट हैं, फ़ायदे की चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ है भाई। गोगा नकीबिया मुर्ख चने एग्जाम्पल याद हो शायद है प्यार वन की, उसका नाम है, उसकी गुडविल है, उसके साथ आप जो है वो दानेवाल मुर्ख चने लगा लें तो आप जितनी मर्जी क्वालिटी दें, आप जितनी मर्जी, उमैर मैं मुर्ख चने लगा लूँगा, ठीक है, हाँ तुम अजीब लोग हो, ठीक है। तो जितनी मर्जी क्वालिटी दे लो, उसकी जो गुडविल है उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा चंक उसको हमेशा रेवेन्यू का अवेलेबल रहेगा। फ़ायदे की चीज़ है, जो नाम बनता है वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बनता है, और बहरहाल उसकी वजह से आपको एक फ़ायदा होता है आपके बिज़नेस को नाम की वजह से, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया कस्टमर लिस्ट होती है, ये कस्टमर लिस्ट भी वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बन रही होती है और इसका फ़ायदा भी होता है ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसे ही ये पब्लिशिंग टाइटल्स हैं, मस्ट हेड्स हैं, ब्रांड्स हैं, ये सब के सब इंटेंजिबल्स तो हैं, ठीक है। लेकिन IS 38 ने क्या कहा, अगर ये इंटरनली जनरेटेड हैं तो इनको कभी भी इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये 5 के 5 जो हैं इनकी कॉस्ट रिलायबली मैयरेबल नहीं है। कॉस्ट कैन नॉट बी मैयर्ड रिलायबली, स्टैंडर्ड ने ये कह दिया, अब कोशिश ना करने लग जाना, ठीक है। कॉस्ट कैन नॉट बी मैयर्ड, और होता भी ऐसे ही है। देखें, कस्टमर लिस्ट बनाने के लिए कोई बंदा नहीं बिठाया होता, ये प्रोसेस होता है एक। हर सेशन के अंदर बच्चे आ रहे हैं, एनरोलमेंट्स करा रहे हैं, अपनी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ये एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलता है इंस्टीट्यूशंस को कि 10 साल गुजरने के बाद इनके पास एक अच्छी खासी कस्टमर लिस्ट बन चुकी हुई है, 5 साल गुजरने के बाद अच्छी खासी एक कस्टमर एक फ़ायदे की चीज़ बन चुकी हुई है, ठीक है। ब्रांड जे डॉट वालों के पास, जे डॉट का नाम ले रहे थे भाई, जे डॉट वालों के पास गए आप, उन्होंने कहा जी आपका ब्रांड बड़ा ज़बरदस्त है लेकिन आपकी किताबों में नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा यार समझ नहीं आ रही कितनी अमाउंट पे रिकॉर्ड करें। तो आपने कहा वो क्या वजह है? उन्होंने कहा यार हमने ब्रांड बनाने के ऊपर कोई एक्सप्रेसली खर्चा नहीं किया था, बस हमने तो एक ही कोशिश की थी कि कस्टमर जो भी आए वो सेटिस्फाई हो, प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी की हो, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हो। हम तो एज अ होल एक मेहनत बिजनेस को बनाने के लिए कर रहे थे, उसी के दौरान हमारा ये ब्रांड बन गया। इस ब्रांड पे कितनी कॉस्ट लगी हम अलग से नहीं बता सकते, सारे बिजनेस की सारी कोशिशें इस ब्रांड के अंदर ही लगी हुई हैं। तो कॉस्ट रिलायबली मैयर नहीं की जा सकती। इस वजह से इन 5 के 5 को आपने कभी भी एज एन इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन कब? अगर वो इंटरनली जनरेटेड हो। इसका क्या मतलब है? गुडविल, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल, मस्ट हेड ब्रांड्स खुद बनाए या खुद ब खुद बन गए तो इंटेंजिबल नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे एस्पायर वालों ने कॉलेज ओपन किया, पंजाब वाले पहले से चल रहे थे, एस्पायर वाले पंजाब वालों के पास चले गए कि आप हमें ना अपनी कस्टमर लिस्ट दे दें, ठीक है, ताकि हम टारगेटेड ऑडियंस को मैसेज कर सकें, बच्चे हमारे पास भी आ जाएं। तो उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं देंगे, हम पैसों से देंगे हम। एस्पायर वाले ने कहा अच्छा कितने पैसे लोगे कस्टमर लिस्ट के? उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया दे दो, कस्टमर लिस्ट दे देते हैं। बहुत थोड़े लिए हैं वैसे, हाँ बहुत थोड़े लिए हैं, ठीक है ना, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी, उन्होंने कहा ओके डन। अब मुझे बताएं एस्पायर के लिए क्या ये कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल है?
यस यस यस, क्योंकि ये उनके लिए इंटरनली जनरेटेड नहीं है, ये परचेज्ड कस्टमर लिस्ट है। और 1 करोड़ रुपया मुबलिग, 1 करोड़ रुपया सिक्का राइजुल वक्त पे करके उन्होंने ये ली है। तो कैसे कह सकते हैं आपके कॉस्ट रिलायबल मैयर नहीं हो सकती है? तो यही कस्टमर लिस्ट अगर परचेज हो गई तो ये इंटेंजिबल बन जाएगा। कब तक नहीं बन सकती इंटेंजिबल? जब तक इंटरनली जनरेटेड थी। ऐसे ही ब्रांड है, जे डॉट के पास ही चला गया, क्या नाम वाला नाम क्या तुम्हारा? हाशिर डॉट, एच डॉट इसने शुरू किया, ठीक है जी। अब ये जे डॉट के पास गया, ठीक है, जे डॉट, ठीक है जी, और इसने कहा जी मैं ना एच डॉट लॉन्च कर रहा हूँ, कपड़ों का ही मेरा ब्रांड है, तो आप जो है ना मुझे मिसाल के तौर पे मैं एच डॉट की बजाय जे डॉट को ही इस्तेमाल करना चाहूँ, तो आप ये नाम मुझे दे दें। अवल तो देंगे नहीं, और अगर वो दे देंगे मिसाल के तौर पे तो ढेर सारे पैसे देकर इसको ये ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप कॉस्ट रिलायबल वही मैंने पेमेंट जो कर दी। ऐसे ही पब्लिशिंग टाइटल्स हैं, ऐसे ही मस्ट एड्स हैं, ऐसे ही गुडविल है। इंटरनली जनरेटेड की कॉस्ट नहीं रिलायबल हो सकती ना, लेकिन अगर आप बिजनेस बेच रहे हैं साथ ही गुडविल भी बेच रहे हैं आप, ठीक है, आप कहते हैं जी ये 2 लाख रुपए का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है मेरा इस दुकान में और 5 लाख रुपए मेरे नाम के, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, 7 लाख रुपए दे दो मुझे। अब खरीदने वाले ने गुडविल 5 लाख रुपए दे के खरीदी ना, तो ये इंटरनली जनरेटेड नहीं है, ये परचेज्ड है और ये इंटेंजिबल एसेट है। तो खरीदने वाले की बैलेंस शीट में गुडविल भी नज़र आ सकती है, मास्टर्ड, कॉपीराइट, कस्टमर लिस्ट, ये सब कुछ नज़र आ सकता है, लेकिन जिसकी असल में जनरेट अपनी इंटरनली जनरेट हुई थी ये 5 चीज़ें, क्योंकि कॉस्ट रिलायबल मैयर हो नहीं सकती, इसलिए आपने उसको इंटेंजिबल कभी भी नहीं कहना। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब इंटरनली जनरेटेड जी क्वेश्चन है सर, जब कोई कंपनी अपना ब्रांड रजिस्टर करवाती है, हाँ, तो वो तो इंटरनल जनरेटेड होता है, लेकिन फिर वो उसको कैसे करें इंटेंजिबल कंसीडर? नहीं, अपना भी रजिस्टर करा तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को कुछ करना हो तो कर लेना। इंटेंजिबल की क्या कीमत है, उसकी ब्रांड की क्या कीमत है? ब्रांड पैसे देकर रजिस्टर करवाते हैं। नहीं, वो पैसे देकर अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, तो वो पैसों की ट्रीटमेंट कुछ और कर सकते हो, आप उसको ब्रांड नहीं कह सकते। ब्रांड बनने में क्या खर्चा आया है, मेरा सवाल ये है आपसे। वो जो ब्रांड आपने 10 साल मेहनत करके बनाया, आप उसको रजिस्टर करा रहे हो, तो जो 10 साल उस पर खर्चा आया वो ब्रांड के ऊपर, वो बता सकते हो? इंटरनली जनरेटेड ब्रांड आपको किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लें, इसका बड़े से बड़ा ब्रांड हो, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड उसकी किताबों में नज़र नहीं आए। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे बोनांजा वालों ने कहा कि यार जे डॉट वाले कपड़े भी बेच रहे हैं, परफ्यूम भी बेच रहे हैं, उन्हें जाकर कहा यार छोड़ो तुम कपड़े बेचो, जो तुम्हारा काम था, परफ्यूम हमें दे दो, ये जे डॉट भी हमें दे दो। अब ये जे डॉट का परफ्यूम वाला जो ब्रांड था, ये जब खरीद लेंगे बोनांजा वाले, तो उनके लिए ये परचेज ब्रांड बनेगा, तो ये जो है वो बोनांजा की बैलेंस शीट के अंदर नजर आएगा, आपको जे डॉट की बैलेंस शीट में कभी नजर नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है फिर आप रजिस्टर करवाएं उसको, तो वो आपको एक्सपेंस आउट ही कर रहे हो, ठीक है एक्सपेंस आउट कर दो, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, दैट्स इट। बात समझ रहे हो ना? ब्रांड नहीं आ सकता। चलूँ आगे? अच्छा जी, अब इंटरनली जनरेटेड के अंदर ये तो हो गए 5, और बाकी के ये सारे हैं, ये 495 जो बाकी बच गए, ठीक है। मिसाल के तौर पे डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, फॉर्मूला, बस इतनी की जगह है मेरे पास, ठीक है ना। ये सारे के सारे, इनकी तो लिस्ट नहीं बन सकती, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट तो है ही नहीं इसकी, ठीक है, ये तो बेतहाशा हो सकते हैं। 5 अलग कर लिए, बाकी जितने भी हैं अगर वो इंटरनली जनरेटेड हैं, ठीक है, तो आपने वही काम करना है जो कल किया, रिसर्च और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को क्या हो गया, रिसर्च और डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट में फिर बुरी और अच्छी, ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस, ये एसेट, एसेट की बजाय इंटेंजिबल, ठीक है। इतनी सी कहानी है जी इंटेंजिबल्स की आगे 38 में। आप इंटेंजिबल या तो परचेज कर सकते हैं या इंटरनली जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने परचेज किए, कैपिटलाइज करो, अगर इंटरनली जनरेट किए और ये 5 के अलावा वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से ये क्राइटेरिया हैं, रिसर्च फेज को एक्सपेंस आउट करो, बुरे डेवलपमेंट को एक्सपेंस आउट करो, और अच्छी डेवलपमेंट वाले फेज को कैपिटलाइज करो। और अगर ये 5 हैं, इंटरनली जनरेटेड हैं और 5 हैं, तो इनको कैपिटलाइज करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही 5 में से कोई खरीदा है आपने, परचेज्ड है, तो फिर उसको कैपिटलाइज कर लें। ये सारी बातें आपकी किताब के अंदर यहाँ पर लिखी हुई हैं,
ये देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं ज़रा। I38 कहता है जी इंटेंजिबल्स का एसेट एक्वायर किया है। अच्छा, अब एक्वायर के अंदर ना दो तरह की बात है, एक ये है कि सिर्फ इंटेंजिबल ही एक्वायर कर लिया आपने, ठीक है, और दूसरा ये है कि आपने एक पूरा बिजनेस ही एक्वायर कर लिया, उसके अंदर उसका इंटेंजिबल भी आ गया। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप जाकर पूरा अगला बिजनेस खरीद लें तो अगला कहेगा इस मेरे बिजनेस के अंदर बिल्डिंग की ये कीमत है, प्लांट की ये कीमत है, इक्विपमेंट की ये कीमत है, इतने पैसे तो इन चीज़ों के बनते हैं और ऊपर गुडविल के इतने पैसे। तो पूरा बिजनेस ही जब खरीद लिया तो उसके अंदर उसके इंटेंजिबल्स, उसके ब्रांड, उसके कॉपीराइट्स, उसके सब कुछ, कस्टमर लिस्ट, सब कुछ ही खरीदा जाता है ना। तो बेचने वाला इन चीज़ों की कीमत भी डाल के ही देता है अपने कारोबार के साथ, ठीक है। तो इंटेंजिबल एक्वायर हो सकता है अकेला भी, बिजनेस कम्बिनेशन के तौर पे भी, ठीक है। अब जो बिजनेस कम्बिनेशन वाला है, इसके नीचे वाली तफसील को कतन नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन हमारे सिलेबस में, अब कंसोलिडेशन करेंगे हम जब जाकर इंशाल्लाह, तो हम कोई भी बिज़नेस जब ख़रीदा करेंगे, एक्वायर किया करेंगे, तो उसके इंटेंजिबल्स को भी साथ खरीदेंगे, उसका ट्रीटमेंट हम कंसोलिडेशन में ही देखेंगे। तो इसलिए फ़िलहाल इसको आप समझो कि इधर है ही नहीं। मैं काट नहीं रहा क्योंकि आपने मेरे किताब पे काट देना है, ठीक है ना। है सही सिलेबस में, पर अभी टाइम नहीं आया, ठीक है। बात पूरी कर लूँ? अच्छा, तो बस ये वाला खाना निकल गया, तो बाकी फिर वही बात बची है जो आपको बताई थी। क्या? इंटेंजिबल अगर एक्वायर हुआ है, ठीक है, तो परचेज, ठीक है, तो क्या करो, डिटर्मिनिंग कॉस्ट, ठीक है, कैसे करोगे? परचेज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, वही वाली बातें, वही वाली आगे 16 वाली बातें। परचेज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लेंगे आप, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड करोगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करोगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड करोगे, टेस्टिंग कॉस्ट ऐड करोगे, वही वाली बात है, ठीक है। तो क्या करना है आपने, एक्वायर्ड को सेपरेट एक्विजिशन के तौर पे हो तो उसको क्या कर देना है आपने, कैपिटलाइज कर देना है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे लिख ले नीचे, ठीक है, इसको कैपिटलाइज कर लेना है आप। जो कॉस्ट निकले उस कॉस्ट पे आपने इसको कैपिटलाइज कर लेना है एज एन इनटेंजिबल। ये तो अभी हमने पेंडिंग कर दिया, ठीक है। अगली क्या चीज़ है जी, कि इंटेंजिबल है और इंटरनली जनरेटेड है। अगर इंटरनली जनरेटेड है तो फिर आगे वही बात आ गई, इंटेंजिबल ही नहीं है ये 5, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, मास्टर्ड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट, ये इंटेंजिबल है ही नहीं अगर ये इंटरनली जनरेटेड है तो। और इसके अलावा जो है वो यूं कह सकते हैं अदर देन 5, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिखा वहाँ पे फार्मूला, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये उनकी बात अब इस तरफ हो रही है, ठीक है। जो तो 5 हैं इंटरनली जनरेटेड हो तो ये कभी भी इंटेंजिबल नहीं बनाने, क्योंकि कॉस्ट रिलायबली मैयर इनकी नहीं हो सकती, ठीक है। इसके साथ लिख लो यहाँ पे, बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी मैयर्ड रिलायबली। इधर लिखो, इनके साथ इस तरफ लिखो, कॉस्ट कैन नॉट बी मैयर्ड रिलायबली, यही वजह है ना। ओके जी, डन। अच्छा, अब इसके अलावा जितने भी हैं उसमें वो कहता है जी एक्सपेंस आउट या कैपिटलाइज कब होंगे। वो कहता है जी वो जो कल काम आपने किया था ना, वो ज़रा स्टैंडर्ड ने इस तरह से लिखा हुआ है। रिसर्च फेज पैरा 8 में कहता है एक्सपेंस आउट कर दो, डेवलपमेंट फेज पैरा 8 में कहता है नॉट मीटिंग कंडीशंस एक्सपेंस आउट करो, मीटिंग कंडीशंस को कैपिटलाइज कर दो, ठीक है। यहाँ तक को मसला। अब अगली बात, आपने इंटेंजिबल खरीदा तो खरीदने पर आपको ये कॉस्ट पड़ती हैं, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपने खुद बनाया है तो खुद बनाने की कौन सी कॉस्ट होंगी? आपने मटेरियल खरीदा होगा, आपने कुछ सर्विसेज किसी की हायर की होंगी, आपने साइंसदानों को पैसे दिए होंगे, आपने फ़ी टू रजिस्टर, भाई साहब इन वालों की फ़ी टू रजिस्टर, आप ही सारे खर्चे क्या करोगे, आप इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड कर दोगे और उसको कैपिटलाइज कर दोगे, ठीक है ना। कैपिटलाइज करते हुए फिर कौन कौन सी कॉस्ट आ सकती हैं, अब वो हमें इस तरह से अलग करके देता नहीं है। नॉर्मली क्या करता है, वो इकट्ठी ही कॉस्ट दे दिया करता है, हम उसको बस बाइफरकेट करके टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एक बात जो मैंने आपसे की थी कि ये 5 अगर परचेज्ड हैं तो ये इंटेंजिबल हैं, ये वाली बात इस डिब्बे के अंदर लिखी हुई है। इफ़ गुडविल, mastheads, customer list, publishing title and brands are purchased then will be recognized as an intangible, ठीक है, सही है।
बस इतनी सी बात थी, इतना सा टॉपिक है। थोड़ी सी अमोर्टाइजेशन की बात अभी हमने कल करनी है। अब आज एक सवाल ओपन करते हैं, उसको करना शुरू कर देते हैं। जी बेटा, हाँ क्वेश्चन, सॉरी। सर वो अगर हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो हमने तो उसको सेल्फ पर्पस सेलिंग पर्पस के लिए रखे हैं। अगर हम उसको इंटरनल यूज के लिए कर लेते हैं, तो उसमें तो रिसर्च और सारा कुछ हुआ हुआ है, डेवलपमेंट भी हुई है, तो फिर इसको कैसे हम लोग कैपिटलाइज किया उसको, फिर उसको तो इसको कैसे हम शामिल कर सकते हैं? आपने सॉफ्टवेयर बनाकर जो बेचना है उसकी कोई कीमत जहन में होगी, उसके बनाने की कॉस्ट भी जहन में होगी। तो बस आपने जो कॉस्ट डिटरमिन कर रखी है अपनी इन्वेंट्री की, वो उस वक्त आपकी इन्वेंट्री में पड़ा है। आपने इंट्रो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, आपने उसको इन्वेंट्री से निकाल के अपना एसेट बनाना है। तो आप एंट्री करोगे इंटेंजिबल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और कॉस्ट से ही करोगे। खुद को बेच के खुद से प्रॉफिट तो नहीं कमाना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे उसमें ऐड होकर वहाँ तक वो पहुँची होती है प्रोडक्ट। रिसर्च वाले एक्सपेंस आउट होते रहे होंगे, डेवलपमेंट अच्छी वाली जब शुरू हुई होगी तो कॉस्ट इनकर होना शुरू होगी, और फिर कॉस्ट एक वक्त आने पर कंप्लीट हो गई होगी। तो आपने कहा होगा मुझे इतने में ये पड़ा। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी उधार है, अभी बात नहीं हुई, कल इंशाल्लाह करेंगे ये बात, कल ही करेंगे, फिर रहने दें, ऐसे कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। थोड़ी सी दिल कर रहा है वैसे। वो बात ये है कि कहते हैं स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपको आज पता लग गया कि ये अब अच्छी डेवलपमेंट शुरू हो गई है, तो ये नहीं करना आपने कि जो पुराने ज़माने में एक्सपेंस आउट करके बुरी डेवलपमेंट या रिसर्च को कहा था आपने, वो भी आज सारी की सारी एसेट बना लो। जेन में शायद ये सवाल आ रहा हो आपके, मैंने इसलिए ये कह दिया, ठीक है। नहीं आ रहा था, नहीं बताया था मैंने, ये मैंने नहीं बताया हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, चले सुन लें आप, कल फिर सामने भी आ जाएगा, सुन लें, अब बात तो हो गई। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने रिसर्च शुरू की, एक्सपेंस आउट करते रहे, डेवलपमेंट शुरू की, बुरी वाली डेवलपमेंट थी, एक्सपेंस आउट करते रहे। फिर एक वक्त आया 6 क्राइटेरिया मीट हो गए, और उससे ऑनवर्ड्स आपकी कॉस्ट इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड होने लग गई, और फिर आपका इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया। अब हमने कल यही देखा था कि जो रिसर्च हो चुकी है वो एक्सपेंस में ही पड़ी है, बुरी डेवलपमेंट एक्सपेंस में ही पड़ी है, और इंटेंजिबल की कॉस्ट उसी दिन से ऑनवर्ड्स ऐड होना शुरू हुई थी जिस दिन से अच्छी डेवलपमेंट शुरू हुई। सेन में सवाल तो आ सकता है ना कि जब डेवलपमेंट अच्छी वाली शुरू हो गई है, मतलब इंटेंजिबल बनना शुरू हो गया है, तो पिछला खर्चा भी तो उसी पर ही था, तो क्यों ना उसको भी हम कैपिटलाइज कर दें। तो स्टैंडर्ड ने इससे स्पेसिफिकली मना कर दिया, उसने कहा जो हो गया सो हो गया, रिसर्च एक्सपेंस हो गया वो रिसर्च एक्सपेंस ही रहेगा, बुरी डेवलपमेंट एक्सपेंस में पड़ी है, पड़ी रहने दें, आपने उसको फिर आगे आकर ऐड नहीं करना, ठीक है ना। तो इसलिए आपके सवाल की वजह से मुझे ये बताना पड़ा। अब जब आपने वो सब कुछ कर लिया, एक्सपेंस वाले एक्सपेंस में चले गए थे, फिर आपका इंटेंजिबल तैयार हो गया, तो आप ये कहेंगे मुझे ये इतने में पड़ा, वो जो कॉस्ट उसकी पड़ी हुई है वही है। अब आपने बाहर बेचना था तो आपके जेन में एक प्रॉफिट मार्जिन था, मैं 25%, 30%, 50% के प्रॉफिट पे बेचूंगा। आपने खुद यूज करना है तो वो प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकते, उसी कॉस्ट के ऊपर आप इंटेंजिबल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे। जी, और कुछ सवाल? और कोई सवाल नहीं है तो फिर ये सवाल ओपन कर लें, सफ़हा नंबर 26। और ये ओपन करने से पहले एक छोटी सी बात, ऐसे ही दिल कर रहा है मेरा FAR 1 रिवाइज करने का। जिगर अब्दुल्ला खान साहब, क्या हाल है? अच्छा, लीगल टाइम कितना रह गया? ओ बड़ा खुला टाइम है आज, है सुकून से पढ़ेंगे। थोड़ा ही पढ़ना है आज, अभी तो हल्की आंच पे चल रहा है ना काम। हाँ, मैच भी है ना आज। वो एक मीम बनी हुई थी कि ये सियासी गैमा गैमी की वजह से और किसी को फ़ायदा हो ना हो, हमारी पाकिस्तानी टीम को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। किसी को पता ही नहीं चला कि घर में आगे अगलों ने छितर फेरे। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा जी, बिल्डिंग का लेजर, ओपनिंग 100 रुपया, एडिशन 500 कर लो यार, डिस्पोजल 150 कर लो, क्लोजिंग। हूँ जरा बैलेंसिंग दसना मेरे, ठीक हो गया? अच्छा जी, ओके, नाउ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका अकाउंट बना लेते हैं, बिल्डिंग का। ओपनिंग 10 रुपये, ठीक है जी।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 18 रुपये, डिस्पोज होने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐसे ही 9 रुपये, क्लोजिंग बैलेंसिंग बता दो 19। याद आया FAR 1? अच्छा, FAR 1 के अंदर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाया करते थे, और जिस दिन नोट बनाना सीखा था पहले दिन एक जुमला बोला गया था क्लास में कि नोट तो कुछ भी नहीं, ये तो बस एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन के लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने का नाम है। फिर हम क्या करते थे, हम फटाफट ऐसे करते हैं, हम कहते थे जी ये पीपीई का नोट है, पीपीई के नोट में नोट ऑफ पीपीई करना चाहिए, चलो थोड़ा सा तो लिख ही लें, अब अच्छा भी नहीं लगता बिल्कुल ही कुछ ना लिखें, ठीक है। हम कंपनी का नाम लिखते थे, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखते थे, फॉर द ईयर एंड लिखते थे, और फिर हम यूँ लिखते थे जी नोट ऑफ पीपीई, ठीक है ना। तो पीपीई का नोट हम बनाते थे, उसमें हम क्या करते थे, हम 2 हेडिंग्स बना लेते थे। एक हम कहते थे जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इसलिए कह देते थे कि कॉस्ट आए चाहे रीवैल्यूड अमाउंट आए, दोनों इसमें कवर हो जाती हैं, ठीक है। ओपनिंग, एडिशन, कोई नहीं, रीवैल्यूशन फिलहाल कोई नहीं, ओके। ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का हम सेक्शन शुरू कर देते थे। ओपनिंग बैलेंस, डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। अब इस नोट के अंदर, अब फिलहाल तो मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ, एक ही एसेट है मेरे पास। हमारे पास बिल्डिंग का कॉलम आता था, तो हम कहते थे जी ओपनिंग बैलेंस है 100 रुपया, 500 का एडिशन आया, 150 रुपये डिस्पोजल हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस है 450। ओपनिंग की डिडक्शन 10 है, 18 रुपये डिडक्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर है, 9 रुपये डिस्पोजल की डिडक्शन माइनस हो गई, और 19 रुपये की डिडक्शन आ गई। फिर इन दोनों को नेट करते थे, 450 में से 19 माइनस किया तो 431 आ जाता था। और दरअसल ये 431 हमारी बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट हो रहा होता था, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे ही था। हमारी जो बैलेंस शीट बन रही होती थी, उस बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की हेडिंग आती थी, और उसके सामने सिर्फ एक फिगर लिखी होती थी 431, और आगे लिखा होता था नोट नंबर लेट से 1, ये 1 नहीं है, ठीक है। तो ये नोट नंबर 1 हमारा ये बना होता था। तो भाई नोट्स के अंदर आकर डिटेल देखी जाती थी, ये हमने FAR 1 के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। बैलेंस शीट के फेस के ऊपर आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 431 रुपये से नज़र आ रहा होता था। आप इसकी डिटेल देखना चाहें, हमने कहा होता जिसने देखनी है वो नोट्स में जाए, नोट नंबर 1 देखें। नोट नंबर 1 में आकर देखते थे तो डिटेल्ड ब्रेकअप होता था, और भी बहुत कुछ होता था नीचे, लाइफ वगैरह, रेट वगैरह, फिर सब नोट्स होते थे, लेकिन मैंने सिर्फ फिलहाल इतनी बात करनी थी, ठीक है। ये किसका नोट है जी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, यानी इंटेंजिबल एसेट्स का। हम स्टैंडर्ड कौन सा पढ़ रहे हैं? IS 38 इंटेंजिबल्स का। इंटेंजिबल्स के नोट और टेंजिबल्स के नोट में कोई फ़र्क नहीं है, इसके कि डेप्रीसिएशन की जगह लफ्ज़ अमोर्टाइजेशन आ जाएगा। इधर होता था लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, अब हो जाएगा सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, कॉपीराइट, ब्रांड वगैरह। कोई डिफरेंस नहीं है। आज हम सवाल जो शुरू कर रहे हैं, अब ज़रा उस सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़िए। प्रिपेयर आ नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। पहले क्या होता था FAR 1 में? प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आज क्या कहा जा रहा है जी? प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल्स फॉर इंक्लूजन इन IAL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ठीक है जी, तो बिल्कुल वैसा ही नोट बनेगा जैसा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बनता था। टाइम कितना रहेगा लीगल? अगली क्लास इस क्लास में होती है ना। बहरहाल नोट हम कल ही बनाएंगे, टेंशन ना लें, आज सारा सवाल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आपके पास ये पूरा मौका होगा कि आप एक ट्राई मार लें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना
जितना आप लोगों की तरफ से एफर्ट होगी, ये याद रखिएगा FAR 2 के अंदर जितनी ज़्यादा आप, मैंने सब कुछ समझाना है इंशाल्लाह, कोशिश यही होगी, दावा नहीं है, कोशिश होगी, ठीक है। लेकिन मैं सारा कुछ यहाँ पे करवा दूँ उससे आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जितना इस तरह से। जो एक दिन होमवर्क देना है मिसाल के तौर पे पेंडिंग है, आधा सवाल हो गया, हो सकता है अगले दिन पूरा ही सवाल, हो सकता है क्या होता भी नॉर्मली ऐसा ही है कि पूरा सवाल मैं करवाऊँ, लेकिन आप लोग घर पे जाके जो उसको एफर्ट करेंगे ना, असल में फ़ायदा आपको उस एफर्ट ने देना है, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं इसको जितना हो सके डिस्कस कर लें, जो नहीं होगा तो ऐसे समझना पर्चे के अंदर आ गया, चलो डू और डाई है, ट्राई मारते हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स। फ़ायदा हुआ ना इस बात से FAR 1 के पर्चे में, तुम्हें तो पर्चा आता ही नहीं होगा सारा, तो ऐसे ही काम चला होगा। ओके, सवाल पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड इंटेंजिबल्स एज ऑन 30 जून 15 और नोट रिक्वायर्ड है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। क्या मतलब? ओपनिंग बैलेंस पढ़ेंगे। इतना आसान टॉपिक लगेगा आपको, कहोगे कि यार ये क्या, ये FAR 2 यही है यही है बस FAR 2। हाँ, रोज़ का काम अगर रोज़ करते रहो, वरना चीज़ें एंड तक जाते जाते मिक्स हो जाएंगी, भूल जाएंगी, पता नहीं क्या पढ़ा था, क्या हो गया। ये लीज़ इंशाल्लाह सेकंड हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, लीजेस, ठीक है, IFRS 16 जब आप कर रहे होगे आप कहोगे लीजेस से आसान तो कुछ दुनिया में टॉपिक आज तक आया ही नहीं था। बस 3 को महीने गुजरने के बाद जब आप सेशन के एंड में पहुंचे होगे तो आप कहोगे लीज हैं, वो क्या लीज इसी अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए तरीका बताऊंगा इसका, ठीक है ना। एक तो आपने रोज़ का काम रोज़ करना है, दूसरा हर वीकेंड के ऊपर किताब के अंदर ना छोटी छोटी समरीज बनी होंगी हर चैप्टर के एंड पे, जब ख़त्म हुआ करेगा 1 सफ़ा 2 सफ़े, कोई मसला नहीं है, आप वीकेंड पे 5 मिनट में भी उनको एक नज़र देखते रहेंगे ना हर वीकेंड के ऊपर, तो वो आपको फिर चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो बचत है। अगर आपने FAR 2 को ढीला छोड़ा तो ये गले पड़ जाएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। आसान बहुत है लेकिन चीज़ें ज़्यादा हैं करने वाली, अगर रोज़ नहीं करेंगे और इकट्ठा कर लेंगे काम, ख़ास तौर पे ऑनलाइन वाले तो वैसे ही रिस्क भी होते हैं, आखिरी महीने में फ़ोन आते हैं, सर 25 लेक्चर रह गए, 35 रह गए, क्या करें? तो मैं कहता हूँ दुआ करें अब, और तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है आप लोगों के पास, आपने बेटा रोज़ का काम रोज़ ही करना है, ठीक है। बस रोज़ का काम रोज़ करते रहो, कोशिश करो 1 घंटा से 1.5 घंटा इसके दरमियान, कोशिश यही होगी कि अभी भी होमवर्क ऐसे ही रहे, 1 सवा 1 घंटा रोज़ घर पे इसको देते रहो, हर पेपर को इतना टाइम देते रहो और हफ्ते का टेस्ट अटैम्प्ट करते रहो, ठीक है ना। तो बिल्कुल इंट्रो FAR 1 की तरह से ये भी निकल जाएगा जैसे वो निकलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ईजी लिया ना तो ये इतना ईजी नहीं आपको लगेगा जितने ईजी पीछे ईजी लेकर लग जाते थे कभी कभी पेपर, ठीक है ना। थोड़ी सी आपकी एफर्ट ज़्यादा चाहिए, ओके। आप लोगों ने इस पेपर के अंदर इस हद तक तैयार हो जाना है, यकीन माने कि आप यहाँ से निकल कर किसी ऑर्गेनाइजेशन के जाके अकाउंट्स भी गुजारे लायक बना लें, ठीक है। फाइनल की कमी सिर्फ होगी, कुछ स्टैंडर्ड्स कम होंगे, वरना हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, वैसे ही काम आप कर रहे होंगे, जो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पर हुए पड़े होंगे। तो लेवल इसने आपका बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने एफर्ट ना की तो फिर इसने आपका लेवल, इसने आपको लेवल कर देना है, लेवल ही कर देना है, ठीक है। ओके, पढ़ते हैं। 30 जून 15 मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग है, यानी हमारे साल का 1 जुलाई 15 का ओपनिंग है। 3 इंटेंजिबल्स नजर आ रहे हैं, ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर्स, लाइसेंसेस, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। मैंने बड़ा स्ट्रेस दे के ये बात की, भाई नहीं, ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस। क्या मतलब? ब्रांड्स मल्टीपल हैं, सॉफ्टवेयर एक है, वरना यहाँ पे लिखा होता सॉफ्टवेयर्स, यहाँ पे लिखा होता लाइसेंसेस, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ओके, सही है। तो ब्रांड्स पढ़े हैं, सॉफ्टवेयर है एक हमारे पास और लाइसेंस मौजूद है 1 जुलाई 2015 पे। आगे कहता है जी यूज़फुल लाइफ के बारे में। ब्रांड्स की यूज़फुल लाइफ 10 साल है, सॉफ्टवेयर्स की यूज़फुल लाइफ 5 साल है और लाइसेंस की यूज़फुल लाइफ इनफिनिट। तुमने जो लैंड ना बोला होता तो मैंने ये भी ना कहा होता, ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं करना आपने इसको, इनफिनिट नहीं है। इनडेफिनिट का मतलब ये होता है क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, डेप्रीसिएशन के रूल्स कल पढ़ाऊंगा। वैसे थोड़ी सी बात मैंने कल छेड़ी भी थी, क्या? गुडविल,
फिर अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट और इंटेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इंटेंजिबल विद इनडेफिनेट लाइफ, ये अमोर्टाइज नहीं हो सकते। पर चूंकि आज सवाल पूरा नहीं करवाना इसलिए मैं इस बहस में नहीं जा रहा, कल बहस शुरू यहाँ से करेंगे, ठीक है ना, और नोट पूरा बनाएंगे। बहरहाल आप ना करना ये हो। जी बच्चों, हम थे यहाँ पे, बिजली ने झटका लिया और हम सियासत की बातें करने लग गए। शुक्र है बिजली आ गई। तो मैं ये कह रहा था कि इनडेफिनेट को कंफ्यूज नहीं करना इनफिनिट से। इनडेफिनेट का मतलब है अनसर्टन है। अब खुद बताओ, आपको पता ही नहीं है कि एक एसिड की लाइफ कितनी है, तो उसको अमोर्टाइज तो नहीं ना कर सकते। लेकिन ये बात अब इंशाल्लाह कल मजीद करेंगे। फिलहाल ज़रा एसिड्स की ही बात कर लें। इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना कल सीखा है ना, देखें तो सही एग्जाम लेवल, पास पेपर का सवाल है, 2016 में आया था, सिर्फ 16 नंबर का। 2 तरह का सवाल आता है इसमें से, एक तो ये अकाउंटिंग करवाता है, जर्नल एंट्री करवा ले या नोट बनवा ले, दूसरा एक्सप्लेनेशन भी मांग लेता है। भी देखेंगे इंशाल्लाह, उस तरह का सवाल भी करेंगे, ठीक है। आप सवाल सारा वही होगा जैसे कल हमने किया, कल हमने एंट्रीज की थी, ठीक है। अब आने वाले दिनों में हम उसी को अंग्रेजी में लिखना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो दोनों तरह से ये सवाल आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ईजी ले, बड़ा आसान है जी, बात ठीक है, नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है, पास पेपर खोल के तो देखो, ठीक है। अच्छा, यूसफुल लाइफ, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट, ठीक है जी। तो फिलहाल आप इम्पेयरमेंट को साइड पे रखें, एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन नज़र आ रही है, ठीक हो गया। पॉइंट 1 में तो आ गया हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। पॉइंट 2 में क्या कहता है, ज़रा अपने तौर पे पढ़ें 1 मिनट लगा कर के लिखा क्या हुआ। बच्चे बड़े एब्सेंट हैं, क्या उनको लग रहा है अभी स्टार्ट में कुछ नहीं पढ़ा रहे होंगे, है ना। ये पास पेपर्स ही हैं, ज़रा देखें इनके अटैम्प्ट्स कैसे कैसे आए हुए हैं पास पेपर से, और देखें ज़रा ऐसे। ज़रा ऑटम 13 में आया था, 5, 6, 7, 8 नंबर का, फिर 8 नंबर का और 4 नंबर का, यानी 12 का। स्प्रिंग 13 में आया, फिर स्प्रिंग 12 में 11 नंबर का, फिर ऑटम 15 में 7 नंबर, तो ये हैं। फिर ये हमारे पास ऑटम 16 में 16 नंबर का है। फिर हमारे पास ऑटम 19 में 15 नंबर का सवाल आया हुआ है। फिर मार्च 21 में 8 नंबर का सवाल आया हुआ है। मतलब कि आप इसको, मतलब अगर बच्चे, किसी ने कहा वो IS38, ओ यार IS16 जैसा है, बिल्कुल कर रहा है, आराम कर, सुकून कर, क्या मसला है तुझे, आराम से आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टेक्निकल भी इसमें बातें मौजूद हैं, जाहिर सी बात है, वरना एक ही स्टैंडर्ड में इंटेंजिबल भी क्यों ना डाल देते उसी वक्त। चीज़ें डिफरेंट भी हैं, लेकिन हमें सिमिलैरिटीज़ को ऐसे ज़रा ईजी लगता है IS16 पढ़ने के बाद। अच्छा जी, क्या था जी पॉइंट 2 में? पॉइंट 2 में कल वाले 2 सवाल ही हैं, समझो कुछ नया नहीं है। क्या कह रहा है? डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IAL's एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन। देखो ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, ये भी एक इंटेंजिबल है, आपको नहीं पता। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैक्ट्री है, वो ये मार्कर बना रही है और वो ये मार्कर 10 रुपये में तैयार कर लेती है और 1 घंटे में 1000 मार्कर तैयार कर लेती है। उसके साथ एक फैक्ट्री है, वही फैक्ट्री ये वाला मार्कर 15 रुपये में बना रही है और 1 घंटे के अंदर सिर्फ 500-600 मार्कर बना रही है। तो शायद ये नई होगी, इसको इतना तजर्बा नहीं है, और पुरानों का प्रोडक्शन प्रोसेस तजर्बे की वजह से अच्छा हो गया। इसके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टमेंट करती हैं कि अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए साइंसदानों को बिठा दिया, इंजीनियर्स को बिठा दिया, चलो भाई करो रिसर्च, बताओ एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप करो जिससे मेरी कॉस्ट भी सेव हो, मेरा टाइम भी सेव हो। तो भाई ये भी एक इंटेंजिबल ही होता है। बहरहाल प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर काम शुरू हो गया है, प्रोजेक्ट शुरू किया,
टू इम्प्रूव IAL's एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इस पे खर्चा होगा, कुछ एक्सपेंस, कुछ इंटेंजिबल बनेगा। अगर सही कोई प्रोडक्शन प्रोसेस निकल आता है जिससे पता लगता है कि इससे सेविंग मिल रही है, तो हम उस प्रोडक्शन प्रोसेस को यूज़ करना शुरू कर देंगे और दूसरों से छुपा के भी रखेंगे। हम साय को कौन बताएगा, नहीं बताते ये लोग। ठीक है, छुपा के रखते हैं अपने प्रोसेसेस। तो डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IAL's एक्सिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज अंडर। अप टू जून 2015 20 रुपये लगे। जुलाई 15 से मार्च 16 तक कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स का ये 45 मिलियन का खर्चा है। ठीक है, एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड, यानी कि यकम जुलाई 15 से 31 मार्च 16 तक हर महीने इवनली बराबर खर्चा हुआ है। मतलब अगर आप डिवाइडेड बाय करना चाहो तो कर सकते हो, ये वो कह रहा है। इवनली का मतलब यही होता है कि अगर आपने बांटना हो तो बांट ले। ठीक है, अच्छा, ऑन 30 सितंबर 2015 it was established that the project is commercially viable का मतलब क्या होता है? कमर्शियली वायबल का मतलब ये है कि अब इससे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की जा सकती है, यानी डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो गया। पता नहीं, अजीब सा सवाल है। ना रिसर्च स्टार्ट करवाई, ना अच्छी डेवलपमेंट करवाई शुरू, और डेवलपमेंट कंप्लीट करवा दी। अल्लाह खैर करें, देखते हैं। The new process became operational with effect from 1st April 2016 and it is anticipated that it will generate cost saving of 10 million per annum for a period of time. बेटा एक बात तो बताओ, क्या एसेट सिर्फ फ्यूचर में सेल कमा कर देता है, यही फ़ायदा है, या अगर कोई एसेट फ्यूचर की कॉस्ट सेव कर दे तो वो भी फ़ायदे की चीज़ है? फ़ायदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दो तरह से आ सकता है, या उसका रेवेन्यू बढ़ जाए या उसकी कॉस्ट कम हो। तो हमने जो प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप कर लिया है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस से को यूज़ करने से हमें 10 मिलियन रुपए का फ़ायदा आने जा रहा है। ये 10 मिलियन इररेलेवेंट है हमारे सवाल में, जब कल सवाल पूरा करेंगे ना। वो फ़ायदा क्या मतलब, आपने एक एसेट लगाया, एक प्लांट लगाया, और आप कह रहे हो अगले 10 साल में ये प्लांट हमें 5 करोड़ रुपए की सेल्स जनरेट करवा के देगा और प्रोडक्ट बनाएगा। अंदाज़ा लगाया ना आपने। अच्छा, अब क्या वो 5 करोड़ एसेट की कॉस्ट में डाल दोगे? नहीं, वो तो रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। आपने तो प्लांट की कॉस्ट में उसकी परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को रखना है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, आपने इंटेंजिबल की कॉस्ट वैसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे आपने करना सीखी थी। ठीक है, आपने इस 10 मिलियन को कंफ्यूज नहीं करना। ये 10 मिलियन तो ऐसे ही है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये प्लांट लगा है, अगले 10 साल ये चलेगा, 10 करोड़ रुपए का फ़ायदा आएगा। भाई वो फ़ायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, आपको एसेट की कॉस्ट में तो ऐड नहीं होना। ऐसे ही ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो हमने डेवलप किया है कुछ कॉस्ट इनकर करके, ये हमारा इंटेंजिबल है, इसने अगले 10 साल में हमें 10 मिलियन सेव करवाना है। तो ये 10 मिलियन की सेविंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट को जाकर हिट कर लेगी। इसका इंटेंजिबल की कॉस्ट कोई ताल्लुक नहीं है। इंटेंजिबल की कॉस्ट के अंदर वही कॉस्ट आएंगी जो मजदूरों को, मिस्त्रियों को, साइंसदानों को और इंजीनियर्स को पैसे दे दिए हमने, और जो और ओवरहेड्स लगे जो इंटेंजिबल बनाने में खर्चा हुआ था। ठीक है, ये बात समझ आई है? इसको कंफ्यूज तो नहीं करोगे जी। देखें, 30 सितंबर पे कमर्शियली वायबल हुआ मतलब कंप्लीट हुआ। 30 सितंबर पे कमर्शियली वायबल हुआ यानी कंप्लीट हुआ, ये मतलब है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं यकम अप्रैल 16 से, उसकी बात बाद में करते हैं, पहले इसको तो डिसाइड कर लें। ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा हुआ है FCR 1 के अंदर। आपने एक प्लांट आज इंस्टॉल कर दिया, टेस्ट रन कर दिया, रेडी टू यूज़ है, आपने उसको यूज़ किया नहीं तो प्लांट का कोई कसूर नहीं है। आपकी डेप्रेशन स्टार्ट होगी जिस दिन से वो अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया था। यहाँ पे भी ऐसे ही था। ठीक है, अच्छा, एक बात तो ये होगी। अभी सवाल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यकम अगस्त पे नया ERP आ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड न्यू ब्रांड डेवलप करने पे लगा। लाइसेंस जो नज़र आ रहा है उसके साथ को गड़बड़ है। ये 3 पॉइंट्स तो फिलहाल छोड़ ही देना। ठीक है, हम पहले 2 सिर्फ पार्ट्स को कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने पॉइंट 2 करना है और पॉइंट 3 करना है। अब पॉइंट 2 की अगर बात करें तो पॉइंट 2 के अंदर मुझे सबसे पहली तकलीफ़ जो महसूस हो रही है वो ये हो रही है
कि मैंने जो रेलेवेंट डेट्स बनाने का रवाज कल बनाया था वो रेलेवेंट डेट्स मुझे बनती हुई नज़र नहीं आ रही कहीं से, ठीक है। कौन कौन सी रेलेवेंट डेट्स थी? रिसर्च किस दिन स्टार्ट हुई, एक ये मसला होता था। रिसर्च स्टार्टेड, फिर डेवलपमेंट स्टार्टेड, फिर 6 क्राइटेरिया मेट और डेवलपमेंट कंप्लीट। अच्छा, अब मसले की बात पता है क्या है, ना तो इस सवाल के अंदर कहीं ओपनिंग में कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो प्रोसेस इस तरह का था, यानी कि ये इसी साल में बनने वाला इंटेंजिबल है, ठीक है। अब इस साल बनने वाले इंटेंजिबल के ऊपर हमें पॉइंट 2 के अंदर इतनी सी बात लिख कर दी गई है। टाइम कितना रहता था जल्दी से बताना। चलें, तो इसमें से 2 मिनट नहीं भाई, और 5-7 मिनट तो ऊपर भी होते हैं ना, वो डाल के इसके ऊपर मैं पूरे 2 मिनट आपको दोबारा देता हूँ। मुझे ये डेट्स ढूंढ के देनी है, या ये डेट्स ना मिलें तो कोई ना कोई इसका हल बताना है। आपका वक्त शुरू होता है अब। एक घड़ी यार इस क्लास में भी लगवा दें आमिर भाई, उसी क्लास में तो लग गई। क्लास तो 12:45 तक है मेरी, हैं? और तो अभी तो लीगल वाले 5 मिनट पड़े हैं। कैसे आप लोग हैं कसम से। अच्छा मौका है वैसे, मैं लिख लूँ ना, अगर आपको नज़र कुछ नहीं आएगा। पहली चीज़ जो हमें नज़र आई वो ये है कि हम खड़े हैं 30 जून 2016 वाले साल में, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ पड़ा है 30 जून 15 वाले साल से। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद जिसका मतलब रिसर्च स्टार्टेड वाली बात तो अब वो तो प्रीवियस ईयर में स्टार्ट हुआ था। जो भी रिसर्च हुई या डेवलपमेंट हुई, जो भी हुआ वो पिछले साल में था। ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है ना? ओके। लेकिन अभी उन बच्चों को मेरी तस्वीर जा रही होगी, आवाज़ जा रही है। खैर तस्वीर तो इनको भी नहीं आ रही, लेकिन मेरी तस्वीर नहीं आ रही। ज़रा पॉज कर दें 1 मिनट। अच्छा जी, बात यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब रिसर्च स्टार्टेड और डेवलपमेंट स्टार्टेड को मैं ढूंढ नहीं पा रहा, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँ, ये तो बिल्कुल ही बंद हो गया। अच्छा भला मिटा लिया था मैंने जी। रिसर्च और डेवलपमेंट को मैं ढूंढ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे सवाल से ये पता लग गया कि ये जो भी था स्टार्ट, जब रिसर्च हुई कब, डेवलपमेंट हुई, ये स्टार्ट हुआ कब। तो रिसर्च है चाहे डेवलपमेंट है, मैं ये कहता हूँ कि स्टार्ट कब हुआ, प्रीवियस ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी सुकून में आ गई, प्रीवियस ईयर में स्टार्ट है। अगली चीज़, 6 क्राइटेरिया मेट लिखने की बजाय उसने क्या कहा, प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल हो गया। अच्छा, मैंने इसको कहीं ये तो नहीं कहा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की बात है। अच्छा, प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल मैंने गलत कहा। गलत इसलिए कहा कि मुझे अभी ख्याल आया कि आपको मैं एग्जांपल्स पढ़ा के आया हूँ। ज़रा पेज नंबर मुझे बताएंगे, मुझे आसानी हो जाए, जल्दी करें। पेज नंबर ये रहा। एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग, डिज़ाइन ऑफ टूल जिग्स मोल्ड्स, डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट, द डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट दैट इज़ नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल, ठीक है।
डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चोजन अल्टरनेटिव्स, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप्स, जिग्स, मोल्ड्स इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। कमर्शियली वायबल होने का मतलब क्या होना चाहिए था जो मैंने लिया है कि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हमने दे दिया है। कमर्शियली वायबल के लिए क्या हमें ये सोचना चाहिए, कमर्शियली वायबल का लफ्ज़ को क्या हमें इस पे लेना चाहिए आपके ख्याल में कि ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। मैंने ये बात कही है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बात मैंने गलत कही है। कमर्शियली वायबल होने का मतलब मेरे हिसाब से ये बनता है कि कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ जाया जा सकता है। ये 6 क्राइटेरिया मीट होने की बात कर रहा है। कैसे, आप ज़रा आएँ 6 क्राइटेरिया की तरफ। टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल, intention to complete the intangible, ability to use the intangible, how intangible will generate future economic benefits, availability of adequate technical, financial और ability to measure reliably। इन 6 में से किसी एक जगह पे कमर्शियली वायबल मुझे ढूंढ के बता दें आप, है इसके अंदर मौजूद, ताकि मैं अपनी उस गलत बात को सही करूँ ना। अब मैंने क्या कहा, कमर्शियली वायबल के लफ्ज़ को मैंने भी पढ़ते हुए क्या कहा, ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए चला गया है, मतलब कंप्लीट हुआ, हालांकि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए नहीं गया था। दरअसल उस दिन वो कह रहा है कमर्शियली वायबल हो गया है, यानी अब आप समझ सकते हैं कि ये डेवलपमेंट अच्छी वाली के फेज़ में एंटर हो गया है, ठीक है ना। पॉइंट ए बी सी डी, जल्दी करें जल्दी करें। पॉइंट ए में कहता है टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इंटेंजिबल सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज और सेल। इसको कहा जा सकता है कि ये कमर्शियली वायबल है। कोई इसको ना माने तो मैक्सिमम आगे आ जाए और सी पॉइंट को देख ले, वो ये कह रहा है इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल इंटेंजिबल एसेट, ठीक है ना। कमर्शियली वायबल में ये दोनों पॉइंट्स आ सकते थे। जो मैंने बात की कि कमर्शियली वायबल हो गया है, ये कंप्लीशन की तरफ इशारा कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात की थी, ठीक है। अब आकर आप डेट्स में लिखें, कमर्शियली वायबल ही लिख लें, लेकिन ये 6 क्राइटेरिया मेट है। ओके, किधर गया, मिल गया। प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल हो गया, प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल हो गया का मतलब क्या है जी, 6 क्राइटेरिया मीट हो गए। ओके, अब ये किस दिन हुआ, 30 सितंबर 2015 पर, और किस दिन कंप्लीट हो रहा है, ये किस दिन कंप्लीट हो रहा है ये प्रोजेक्ट। ये भाई साहब का सवाल था, जिस वजह से फिर मैं उस तरफ चला गया था। जिस दिन कॉस्ट इनकर होना ख़त्म हो जाती हैं उस दिन इंटेंजिबल तो समझो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अगर इंटेंजिबल कंप्लीट ना होता तो कॉस्ट इनकर होना क्यों रुक जाती। तो 31 मार्च तक कॉस्ट इनकर हुई हैं हमारे इस साल में। कहता है डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव, ये डिटेल्स हैं उस कॉस्ट की। 31 मार्च पर कॉस्ट इनकर होना रुक गई। जब कॉस्ट इनकर होना रुक गई हैं तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया तो रुकी है ना। अगर कंप्लीट ना होता तो फिर तो कॉस्ट इनकर हो रही होती, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे जी, नेक्स्ट क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कंप्लीट हुई किस दिन, डेवलपमेंट कंप्लीटेड 31 मार्च 2016। 31 मार्च कह लो या कम अप्रैल कह लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब कहानी कुछ इस तरह से बन रही है कि ये तो है प्रीवियस ईयर 30 जून 2015, ठीक है, और ये हमारा साल है रेलेवेंट 30 जून 16, ठीक है। कौन सी वाले कलर को हमने एक्सपेंस आउट करना होता है, रेड को ना। अच्छा, अब ये पिछले साल में यकम से शुरू हुआ, 2 से हुआ, तीसरे महीने से, हमें इसका नहीं पता। वो कह रहा है जी पिछले साल में शुरू हो गया था क्योंकि पिछले साल तक की कॉस्ट उसने बताई है। मैं ऐसे ही कहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, मुझे इससे क्या, सारा कुछ तो एक्सपेंस हुआ होगा पिछले साल। इस साल में भी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तक वही एक्सपेंस वाला खाता था। उसके बाद ग्रीन सिग्नल देना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने आगे भी छोड़ दो, ठीक है। ये अरसा कितने महीने बनते हैं जी, 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स की जो कॉस्ट है, इस अरसे की कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज करना है, और हमारे साल के अंदर वाली कॉस्ट में से
3 महीने की कॉस्ट को हमने एक्सपेंस आउट करना है। पिछले साल वाली सारी की सारी एक्सपेंस आउट होनी है। अब सवाल ने हमें बताया कि 20 मिलियन जो है वो सारी की सारी पिछले साल की कॉस्ट थी। हमें इससे क्या भाई, हमसे तो उसने जर्नल एंट्रीज मांगी नहीं दोनों साल की, हमसे तो उसने इस साल का नोट मांगा है जिसमें हमने एक इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब इस साल के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी इनकर हुई है? 45। लेकिन इधर देखो, ये 45 जो है, ये 45 9 मंथ्स की कॉस्ट है, इससे आगे इसको लेकर नहीं आना। ठीक है, अब अपनी पुरानी एंट्री करो, यहीं पे कर लो। चलो ना ना, पहले क्या लिखेंगे? कैश। कैश टोटल कितना है जी? 45। आप कहोगे जी वो ऊपर वाले 20 का क्या करना है? तो मैंने कहा हमारे सवाल के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। अगर हमें जिस सवाल में वो जर्नल एंट्रीज हमसे मांगता तो डेट तो गिवन नहीं थी, हम अज्यूम कर लेते 31 दिसंबर पिछले साल, 30 जून पिछले साल का, या कोई डेट ना लिखते लेकिन एंट्री कर देते एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 20 से। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट वो थी नहीं। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट तो ये एंट्री भी नहीं है, क्योंकि लेकिन मैं आज नोट नहीं बना रहा, इसलिए वो एंट्री कर देता हूँ, कल नोट के अंदर फिर इसी चीज़ को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो कैश कितना गया? 45। इसमें से एक्सपेंस में कितना जाएगा? एक्सपेंस 3 महीनों का एक्सपेंस बनना है, तो 45 डिवाइडेड बाय 12 नहीं करना। ठीक है, 9 महीनों की ये कॉस्ट है इंटू 3, और बाकी का इंटेंजिबल बनेगा जी 45 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6, तो 15 और 30। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। उसके बाद कल अमोर्टाइजेशन तो सीखी थी ना जी, बोलो। अब अमोर्टाइजेशन स्टार्ट करनी है, पहले एंट्री कर लेते हैं। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब आंसर निकालें। आपके सामने अब कौन कौन सी डेट्स हैं? 1 अप्रैल 2016 को ये तैयार हो गया। 3 महीने इस साल में बनते हैं, अप्रैल, मई और जून। लेकिन मसला एक और है, वो मसला ये है कि तैयार तो हो गया, ये हमने यहाँ से 31 मार्च से अंदाज़ा लगाया कि तैयार तो ये 31 मार्च को हो गया है। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं 30 सितंबर पे, और सॉरी प्रोडक्शन का स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 16 से। तैयार किस दिन हुआ? अच्छा, मसला ही कोई नहीं है, 1 अप्रैल 16 से तैयार हुआ। वो सिर्फ 15 और 16 की कन्फ्यूजन की वजह से मैं आपको और तरफ ले गया था। बहरहाल ये तो बहुत आसान था। ठीक है, अब 3 महीने की अमोर्टाइजेशन लेनी है जी। टोटल कॉस्ट कितनी है? लाइफ कितनी है? ये मैं कह रहा था आपको। 10 मिलियन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। 10 मिलियन तो क्या है? इस इंटेंजिबल से आने वाले फायदे की अमाउंट। जैसे मैंने आपको कहा कोई टेंजिबल एसेट लगाओ तो फ्यूचर में उससे जो फायदा आना है उसकी ज़िंदगी में, वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करते। तो कॉस्ट सेविंग भी तो एक बेनिफिट है। ये कॉस्ट सेविंग हमें प्रॉफिट्स के अंदर हेल्प करेगी कि जब सेल अमाउंट वैसे ही पड़ी होगी और कॉस्ट के अंदर थोड़ी कमी आ जाएगी, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ये वहाँ की बात है। एसेट की कॉस्ट ऐसे ही निकलनी है जैसे हमने पहले निकाली थी। ठीक है, तो एसेट की कॉस्ट आ गई 30। अब इसको अमोर्टाइज करना है 10 साल पे इंटेंजिबल को, लेकिन इस साल के अंदर कितना बनता है? 0.75 और 0.75। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें और कोई बात नहीं है, फिर भी इसको पढ़ लेना एक दफ़ा। अब अगला जो पॉइंट है ना, इसको नहीं करेंगे तो कल लीगल टाइम कितना ऊपर हो गया? अच्छा चलो सुन लो अब करना क्या है, सिर्फ इतना सुन लो कि करना क्या है। बाकी एक दफ़ा सिर्फ पढ़ूंगा मैं इस पॉइंट को, उसके बाद आपको बताऊंगा करना क्या है। ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ूंगा। ऑन 1 अगस्त 15 IAL entered into an agreement to acquire ERP सॉफ्टवेयर। एडिशन है, खरीदने जा रहे हैं ना सॉफ्टवेयर। अच्छा, विच वुड रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर था वो जा रहा है और उसकी जगह एक नया सॉफ्टवेयर आ रहा है। ठीक है, एक्सचेंज तब तक नहीं कहेंगे जब तक जाने वाले एसेट की कोई वैल्यू बीच में लग ना जाए। बचपन से एक बात आपको सिखाई जाती है कि एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड अलाउंस जब तक ना आए तब तक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन नहीं होती। ठीक है, एक्सचेंज तब जब हम यूं कहें नई चीज़ 100 रुपये की थी, हमें 80 में मिल गई क्योंकि पुराने वाला हमारा एसेट उस बंदे ने रख लिया 20 रुपये के बराबर।
ठीक है, ऐसी कोई बात तो सुनी नहीं है। एक्सचेंज रिप्लेस भी तो हो सकता है। देखते हैं सवाल से आगे बढ़े। अगला सॉफ्टवेयर, ये पता लग गया कि अगले ने जाना है और इसने आना है, ठीक है। अच्छा, अभी तो एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं वो। अच्छा, वो कहता है द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 अप्रैल 16। इसका मतलब पुराने वाला इस दिन, अब सॉफ्टवेयर है, नया ERP आया, पुराने को डी इंस्टॉल कर दो। पढ़ते हैं वैसे आगे। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैज बीन रिडंडेंट एंड इज ऑफ नो यूज फॉर द कंपनी। जी, राइट क्लिक, अनइंस्टॉल, कहानी खत्म। ये हो रहा है, ठीक है ना। अब 1 अप्रैल से पहले तक वही ERP चल रहा था, 31 मार्च तक वही ERP चलेगा, 1 अप्रैल को नया आ जाएगा। अब कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ, देख लो ऊपर, वापस आओ। IAL इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ERP। परचेज प्राइस है, ट्रेनिंग स्टाफ है, कंसल्टेंसी ERP सॉफ्टवेयर लाइफ गिवन है। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि पुराने की वो तो कह रहे हैं कोई यूज ही नहीं था, वो तो गया, फारिग हो गया। बात समझे हो, ठीक है। इसका मतलब ये सिंपल एडिशन और डिस्पोजल है। आपने पहले क्या करना है, ओल्ड ERP को अमोर्टाइज करना है। करोगे कितने महीने तक? 31 मार्च वाले दिन तक इसको अमोर्टाइज करोगे, इसकी एंट्री हो जाएगी, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। ये करके आनी है एंट्रीज में, पहले चेक करूंगा कल, ठीक है। उसके बाद आपने ओल्ड ERP को डिस्पोज कर देना है। डिस्पोजल की एंट्री आपको पता है, क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, कैश जीरो होगा क्योंकि कुछ आया ही नहीं, ठीक है। और एसेट क्रेडिट, ये पुराने की डिस्पोजल हो गई। अब नए की एडिशन पहले रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। एडिशन सिंपल एडिशन है, और फिर उसको ईयर एंड पर अमोर्टाइज करोगे। अब सिर्फ एक छोटी सी बात सुन लो, ताकि ये भी आप चारों काम करके आने, ठीक है ना। अब इसके लिए करना क्या है, सिर्फ ये देख लो, एक छोटी सी बात सिर्फ देख लो, फिर छुट्टी है। परचेज प्राइस में इंक्लूडिंग है 15% सेल्स टैक्स, ठीक है। सवाल खामोश है तो आसानी अज्यूम करो, इसको नॉन रिफंडेबल अज्यूम कर लो, ओके, ताकि सवाल करके आ जाओ, फिर कल मजीद इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। अज्यूम इट, सवाल जो खामोश है तो आसानी की तरफ चले जाएंगे, इसको नॉन रिफंडेबल अज्यूम कर लेंगे। बाकी कल ये बता दूंगा अगर रिफंडेबल हो तो इसका क्या करना है। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ को एसटी कॉस्ट में ऐड करना है। स्टाफ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी भी इसको एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना। हाँ, कंसल्टेंसी चार्जेस जो हैं ये ऐड करेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट जैसे होता था, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी तो कल मिलेंगे, इसी सवाल को कंप्लीट करेंगे। 1 मिनट, ठीक है जी, बस, अल्लाह हाफिज़।